नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। देश में आज सवाल सिर्फ क्रिकेट का नहीं, सवाल संवेदनाओं का है, सवाल राष्ट्रीय आत्मसम्मान का है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार, हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, पीट पीट कर हत्याएं हो रही, मंदिरों पर हमले हो रहे हैं और उसी बांग्लादेश के खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल में करोड़ों में खरीदा जा रहा है, स्टारडम दिया जा रहा है। न्यूज इंडिया पूछता है, क्या यह सही है? क्या पैसा इंसानियत से बड़ा है? बांग्लादेश जहां अल्पसंख्यक हिंदू आज डर के साए में जीने को मजबूर हैं, कई घरों को आग के हवाले कर दिया गया है तो कई तलवारों से हमले किए जा रहे हैं, कई भीड़ की तरफ से लगातार पीट पीट कर हत्याएं हो रही है, महिलाओं को धमकाया जा रहा है, बच्चों को नहीं बख्शा गया है, पूजा स्थलों को निशाना बनाया गया है, मंदिरों को बार बार निशाना बनाया जा रहा है। कई वीडियोस अब तक सामने आ चुके हैं और ऐसे में सवाल तो बनता है, तस्वीरें गवाही दे रही है क्योंकि उस चीज की, लेकिन बांग्लादेश सरकार या तो खामोश है या फिर बेबस है। और ऐसे वक्त में सवाल उठता है, क्या भारत को आंख मूंद कर सब कुछ क्रिकेट के नाम पर भूल जाना चाहिए? बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के बीच अब देश में आवाज उठ रही है, नहीं चाहिए मुस्तफिजुर रहमान। और न्यूज इंडिया भी यही सवाल पूछता है कि नहीं चाहिए मुस्तफिजुर रहमान। आखिर आईपीएल में मुस्तफिजुर रहमान का काम क्या है? सोशल मीडिया पर लगातार ये नाम ट्रेंड कर रहा है, सड़कों पर भी सवाल है। लोग पूछ रहे हैं कि जब बांग्लादेश में हिंदुओं का खून बह रहा है तो भारत में उनके खिलाड़ियों का स्वागत आखिर क्यों केकेआर खिलाड़ियों का स्वागत कर रहा है? दरअसल सवाल बहुत बड़ा है। आईपीएल में खेलने के लिए सिर्फ टैलेंट काफी है या नैतिक जिम्मेदारी भी होनी चाहिए? न्यूज इंडिया किसी खिलाड़ी के खिलाफ नहीं है, न्यूज इंडिया अन्याय के खिलाफ है। अगर बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तो चुप्पी भी अपराध है और न्यूज इंडिया का आज का सवाल यही है, क्रिकेट बड़ा है या फिर इंसानियत? और इसीलिए बार बार हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या क्रिकेट बड़ा है या फिर इंसानियत? आज सवाल सिर्फ रन, क्रिकेट और रिकॉर्ड तक सीमित नहीं है, इससे कहीं बड़े सवाल हैं। आज सवाल संविधानों का है और आज सवाल राष्ट्रीय आत्मसम्मान का भी है। बांग्लादेश में एक तरफ हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, उनके घरों को जलाया जा रहा है और मंदिरों को भी नहीं बख्शा जा रहा है, वहां पर भी तोड़फोड़ की जा रही है, बच्चों को नहीं बख्शा जा रहा है। और ऐसे में क्या मुस्तफिजुर रहमान का हिंदुस्तान में स्वागत किया जाएगा? क्या मुस्तफिजुर रहमान आईपीएल में केकेआर के लिए खेलेंगे? कि बड़ा सवाल जरूर है और इसीलिए क्या इंसानियत से ऊपर क्रिकेट है? ये बड़ा सवाल है और इसीलिए ये सवाल न्यूज इंडिया पूछता है, क्या इंसानियत से बढ़कर ये क्रिकेट हो गया है? क्या इंसानियत से बढ़कर खेल ये रन है? क्या इंसानियत से बढ़कर विकेट और रिकॉर्ड है? अपने आप में ये बड़ा सवाल है और ये सवाल जो है हम आप लोगों से भी पूछते हैं, क्या इंसानियत से बढ़कर सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन है? क्या इंसानियत से बढ़कर सिर्फ ये क्रिकेट है? चलिए, तो इसी बीच हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हिमांशु सिंह डिफेंस एक्सपर्ट है, प्रदीप टंडन कोच एंड एक्सपर्ट है। बहुत स्वागत है आपका। प्रदीप साहब, सबसे पहले तो मैं आपके पास ही आऊंगी। बांग्लादेश में क्या कुछ हो रहा है ये एक्सप्लेन करने की आपको जरूरत नहीं है। हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर ने खरीदा है, करोड़ों रुपए में खरीदा गया है। क्या इंसानियत से बढ़कर है क्रिकेट? सबसे पहले नमस्कार आप सबको। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये केवल इसको आप और सीमित बना रही है ये कहकर कि हिंदुओं पर अत्याचार है। ये भारत का मुद्दा हो गया है। वहां जो भी कुछ किया जा रहा है वो भारत के खिलाफ बहुत कुछ बोला जा रहा है। भारत ये हम लोगों मतलब इस देश पर उनका एक आक्रमण हो रहा है। लोग वहां के जो है और जो पॉलिटिशियंस जो है वो बहुत कुछ भारत के खिलाफ भी कह रहे हैं। हिंदुओं पर अत्याचार होना ये तो एक बिल्कुल मानवता का पहलू है और वहां पर जघन्य अपराध किए जा रहे हैं हिंदुओं के विरुद्ध में। जिस तरह से हमने देखा कि हमारे एक हिंदू को भाई को जला दिया गया, सब और भीड़ जो है उस पर नारे लगा रही है, वो इससे बढ़ के बर्बरता और क्या होगी। और दूसरी तरफ हम उनके खिलाड़ियों को एक स्वागत कर रहे हैं यहाँ पर
10-10 करोड़ रुपए दे रहे हैं। ये प्रश्न यही है, मानवता का प्रश्न है और राष्ट्रीयता का भी प्रश्न आ जाता है कि हमारे देश के खिलाफ वहां बहुत कुछ हो रहा है। तो ऐसे में उस देश के खिलाड़ी को हम क्यों ले रहे हैं? और ये केवल मेरे ख्याल में इसमें इसमें राष्ट्र का कोई महत्व नहीं है, मतलब हमारे देश की सरकार को कुछ करने के लिए नहीं है, बल्कि ये मुद्दा बीसीसीआई और उस फ्रेंचाइजी का है जिसने उन्हें लिया है। उन्हें आगे आना चाहिए, उन्हें ही इस पर काम करना चाहिए, उन्हें ये इनिशिएटिव लेकर ऐसे खिलाड़ियों को या बांग्लादेश के खिलाड़ियों को तुरंत बाहर करना चाहिए। ये बिल्कुल अक्षम्य है, ये देश की जनता की जो भावनाएं हैं उनके विरोध में है। मुझे लगता है कि हो सकता है कि आगे आने वाले जब भी आईपीएल के मैचेस होंगे, अगर हालात यही रहते हैं बांग्लादेश के, हालात नहीं सुधरते, तो मुझे लगता है कि शायद केकेआर के को लॉ एंड ऑर्डर का सामना करना पड़े, क्योंकि लोग नाराज हैं, लोग प्रदर्शन भी करेंगे, धरना भी देंगे और बायकॉट भी कर सकते हैं केकेआर का। तो मुझे लगता है कि इस पर ध्यान देने की जरूरत है, केकेआर को भी और बीसीसीआई को भी। ये बहुत गलत हो रहा है, इसको तुरंत रोका जाना चाहिए। जी ठीक है हिमांशु जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। प्रदीप जी ने साफ तौर पर कहा गलत हो रहा है, इसे रोका जाना चाहिए। क्या आप सरकार को भी इसमें दखल देने की बहुत ज्यादा जरूरत है? नमस्कार तबस्सुम। देखिए, ये बात क्रिकेट की नहीं है, बात है राष्ट्रभाव की। बिल्कुल। राष्ट्रभाव की बात, जब हमारे यहाँ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, और बताए मातृभूमि मैं तुझे कुछ और भी दूं। तो एक तरफ तो ऐसे लोग हैं जो हमारे बीएसएफ पे, बॉर्डर पे लोग तैनात हैं, जो दिन रात चाक चौबसी कर रहे, वो जनता है जो शाहरुख खान जैसे कलाकारों को सिर आंखों पे बिठाती है, आईपीएल देखने जाती है, जिससे इनका बिजनेस चलता है। और उसी देश की अगर जनमानस की भावना इस समय इनके साथ नहीं है, तो इस भावना का इनको कद्र करना चाहिए। देखिए, राष्ट्रीय जन भावना इस समय बेहद स्पष्ट है कि अगर सीमा के पार बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, मंदिरों में आगजनी हो रही है, लोगों को सोते हुए घरों में जलाया जा रहा है, असुरक्षा हर तरफ फैली हुई है, तो आम नागरिक सिर्फ सरकार से नहीं बल्कि देश की हर उस प्रभावशाली संस्था और व्यक्तित्व से बेहद संवेदनशील होने की अपेक्षा करता है। देखिए, जो कलाकार हैं, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे जूही चावला हो, जिनकी केकेआर ये टीम है, वो एक सॉफ्ट पावर का चेहरा है, ये आप मानेंगी। और इनको जो हम लोग हैं सर आंखों पे बिठाते हैं, इनकी फिल्मों को ब्लॉकबस्टर बनाते हैं, और इनसे उम्मीद हमें बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि पूरे विश्व में इनको देखा जाता है और इनकी हर एक गतिविधि को पूरा विश्व मॉनिटर करता है। तो अगर जब आप मुस्तफिजुर रहमान जैसे क्रिकेटर को लेती हैं उस देश में जहां पर हमारे जो अल्पसंख्यक भाई हैं उनके प्रति इस तरह की हिंसा हो रही है, तो कहीं ना कहीं आप जनमानस की भावनाओं को बहुत ठेस पहुंचाते हैं। और बात क्रिकेट वर्सेस कला की नहीं है, बात है टाइमिंग की, कि आपको जिस समय पूरे विश्व में इस तरह का माहौल बना हुआ है कि जहां हर कोई आवाज उठा रहा है, वहां एक असंवेदनशील आप कैसे निर्णय ले सकते हैं? और राष्ट्रीय जो मनोभावना है, जो मनोविज्ञान है, उसको आप ताक पे रख देते हैं। तो मुझे लगता है कि इनको सोचना चाहिए इस विषय में। और अगर आप डिफेंस और जियोपॉलिटिक्स की दृष्टि से भी देखें, तो देखिए, जो एक खेल डिप्लोमेसी होती है, वो भी डिप्लोमेसी का ही एक हिस्सा है, तो आप उसको दरकिनार नहीं कर सकते हैं। तो इस समय पे जनभावनाओं की कदर करते हुए मुझे लगता है इनको अपने इस निर्णय पर पुनः विचार करना चाहिए। प्रदीप जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और ऐसे में वहां के खिलाड़ी को स्टारडम देना अपने आप में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल या निशान जरूर खड़ा हो रहा है। लेकिन जो क्रिकेट प्रेमी हैं उनके लिए सारी चीजें नॉर्मल हैं। कह रहे हैं कि खेल ही तो है जो दोस्ती को भी आगे बढ़ाता है, खेल ही तो है जो प्रेम और मोहब्बत को भी आगे बढ़ाता है। और हिंदुस्तान नेबरहुड की भी बात करता है, नेबरहुड फर्स्ट। नहीं, ये ऐसी भावनाएं जो आप कह रही हैं कि खेल है, कुछ लोगों की ऐसी भावनाएं और पुराने समय से चलती चली आ रही हैं। जब हम पाकिस्तान के साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं, वो लोग तब भी आगे आते हैं कि क्रिकेट में पॉलिटिक्स को नहीं लाया जाना चाहिए। ये बातें बिल्कुल आधारहीन है, ये इनमें कोई तथ्य नहीं होते, इनमें कोई तत्व नहीं होता। बात यह है कि
अगर हम किसी देश से अच्छे संबंध नहीं रख पा रहे हैं, या कोई देश हमारे हितों के लगातार खिलाफ काम कर रहा है, हमारे जो हिंदू भावनाओं के खिलाफ काम कर रहा है, तो खाली सेना की ये जिम्मेदारी क्यों हो कि सेना ही उनके खिलाफ लड़े। उन्होंने सेना को तो कुछ नहीं कहा ना, जो भी कुछ कहा है हमारे हिंदू भाइयों को कहा है और हमारे राष्ट्र के खिलाफ हो रहा है। और जहां तक सवाल है कि एक खिलाड़ी की, मुस्तफिजुर रहमान की अगर मैं बात करूं विशेष तौर पर, उस टैलेंट के लोग, उस क्वालिटी के लोग, उस स्तर के कई कई खिलाड़ी इंडिया में, हमारे ही देश में हैं। और विदेशों की तो बात छोड़िए, क्योंकि आईपीएल तो और देशों से भी खिलाड़ियों को ले सकता है, लेकिन हमारे ही देश में मुस्तफिजुर के टैलेंट के बहुत सारे बॉलर्स हैं जिन्हें लिया जा सकता है। लेकिन मुस्तफिजुर रहमान को क्यों लिया जा रहा है? उनकी ठीक है, तो टीम कॉम्बिनेशन में अगर फिट बैठते होंगे तो, लेकिन टीम कॉम्बिनेशन फिट करने के लिए दूसरे खिलाड़ी भी हैं। जन भावनाओं की कदर करनी पड़ेगी, राष्ट्रीय भावनाओं की कदर करनी पड़ेगी, वरना जो सीन क्रिएट हो सकता है उसकी शायद ये लोग कल्पना नहीं कर पा रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये खतरनाक ट्रेंड है, इसको रोका जाना चाहिए हर हाल। ठीक है हिमांशु जी, मैं आपके पास ही आऊंगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश में क्या कुछ हालात हैं और यहाँ पर भी लगातार नेताओं की तरफ से बयानबाजी किया जा रहा है कि अगर शाहरुख खान को धमकियां मिल रही है, अगर ये मैच जहाँ पर भी होगा उस स्टेडियम को उखाड़ कर फेंक देंगे। क्या इस तरह के बयान से आपको नहीं लगता कि हिंदुस्तान में भी माहौल खराब हो सकता है? जी बिल्कुल, देखिए हमें चाहे हमारा स्टारडम कितना भी बड़ा हो, हमें जन संवेदनाओं का आदर करना पड़ेगा, क्योंकि हम किसी खिलाड़ी की योग्यता या उसकी प्रतिभा पर हमला नहीं कर रहे हैं। हमारे लिए सवाल है राष्ट्रीय प्राथमिकता का। क्या मेरे लिए व्यवसाय देश से इतना ऊपर है कि मैं जो जन भावनाएं हैं उनका मैं निरादर करूं? या फिर जब भारत की आत्मसम्मान पर, सुरक्षा पर और सभ्यतागत मूल्यों पर जब बात आ रही है, तो जो हमारे प्रतीक हैं वहां पर देखिए, जो मंदिर है उनको तोड़ा जा रहा है, हमारे हिंदू भाइयों को जलाया जा रहा है। तो क्या हम इसलिए चुप बैठे कि ज्वाला हमारे घर तक नहीं पहुंची है, या क्योंकि हमारा स्टारडम इतना बड़ा है कि हमें लगता है कि हम इन सब चीजों से इम्यून है? ऐसा नहीं हो सकता है। देखिए, हम अपने देश में ऐसा माहौल ही क्यों पैदा करें जिसको लेकर कोई भी संगठन है, चाहे हिंदूवादी संगठन कहिए, चाहे कोई राष्ट्रीय संगठन कहिए, उसको आपको अल्टीमेटम देना पड़े। क्या आपको नहीं दिख रहा है कि किस तरह से लगातार आपको न सिर्फ धमकियां दी जा रही हैं, बल्कि लगातार आप देखिए कितनी हत्याएं हुई हैं और किसकी हत्याएं हुई हैं और किस बहाने से हत्या हुई है। चलिए हमने मान लिया दीपू की तो लिंचिंग इसलिए की गई थी कि उसने कोई ब्लास्फेमी का एक्ट किया, लेकिन उसके बाद जितना सम्राट को आपने भीड़ ने गोली मार दी है, एक को कल फैक्ट्री में गोली मारी है, लोगों को सोते हुए फिरोजपुर में जलाया गया है, तो आपके खिलाफ आप कब जागेंगे? क्या आपका व्यवसाय, आपका पैसा कमाना इतना जरूरी हो गया है कि आप देश के प्रति किए जा रहे निरंतर हमले को देख नहीं पा रहे हैं? तो मुझे लगता है, देखिए आपको पैसा कमाना है, आप कमाइए, और आपके पास बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं, जैसे प्रदीप जी भी कह रहे थे कि आपके पास ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिनको आप ले सकते हैं। और देखिए, क्रिकेट हो या कोई भी व्यवसाय हो, आपको उस समय की जनभावनाओं का आदर करना पड़ेगा। नहीं तो आप चाहते हैं कि जो दूसरे के घर की आग है वो आपके देश में भी फैले, तो इसका मतलब यह है कि आपको परवाह ही नहीं है कि देश में इस समय क्या चल रहा है। या तो आप टीवी नहीं देखते हैं, या फिर आप टीवी देखने के बावजूद अगर जनमानस की भावनाओं का आदर नहीं कर रहे हैं, तो इससे बड़ी शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है। देखिए, हमारे यहाँ कहा जाता है कि परहित सम धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। तो जब आप धर्म का काम करते हैं, जो जनभावनाएं हैं, तो वो एक धर्म का काम है। लेकिन अगर आपके किसी भी कर्म से अगर भावनाओं को आहत होना पड़ रहा है, तो उससे बड़ा अधर्म का काम कोई नहीं है। तो इस समय नैतिकता को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्र धर्म को, राष्ट्र सम्मान को ध्यान में रखते हुए, मुझे लगता है कि इनको विवेचना करनी चाहिए, पुनर्विचार करना चाहिए, और ये जो इन्होंने निर्णय लिया है इसको तुरंत बदलने की आवश्यकता है। अदरवाइज हमारे देश में ये आग फैलेगी, क्योंकि हमने पहले भी देखा है, 2010 में भी ऐसा हुआ था, और उसके कई बार ऐसा हुआ है कि जब धमकियां दी गई हैं, लोगों ने पिच तक खोद दी है। तो उस लेवल पे लाना ही क्यों है? जी, ओवर टू यू। बिल्कुल बिल्कुल, और ये सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट इंसानियत से ऊपर जो है क्रिकेट नहीं हो सकता है। एच.एस. रावत साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वैदिक स्कॉलर है। बहुत स्वागत है रावत साहब आपका। रावत साहब, मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल में मौका मिल रहा है, वो भी केकेआर ये मौका दे रहा है। बांग्लादेश के हालात को हम देख रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर लोगों पर अत्याचार हो रहा है। सबसे पहले फटाफट आपका एक रिएक्शन इस पर। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है तरन्नुम जी, ये बहुत ही गलत फैसला है। शाहरुख खान को ये नहीं करना चाहिए। देश राष्ट्र सर्वोपरि होता है।
जैसे जैसे देश की हवा होती है वैसे वैसे ही फिल्मी कलाकारों को फिल्म बनाने का अधिकार, प्लेयरों को खेलने का अधिकार, कवियों को उसके प्रति बोलने का अधिकार रहा है। आपने देखा है जब जब भी कहीं इस्लामिक लोगों के हमले हुए मध्यकालीन युग के अंदर, उस समय हमारे जितने भी कवि थे सबने घर घर जा करके, गलियों में जा करके देश में जागृति पैदा की और हिंदू धर्म को बचाया। आज देश के अंदर ऐसी स्थिति है कि हिंदुओं को वहां पर जलाया जा रहा है, मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। और वो अगर वहां के किसी प्लेयर को लेते तो मुझे लगता है इससे बड़ी शर्म की बात कोई हो नहीं सकती है। क्योंकि देश अगर कहीं ना कहीं अपने देश की आन बान शान के लिए, अगर वो देश में, हमारे देश के अंदर बहुत बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर हैं, देश में प्लेयरों की कमी थोड़ी है, उन्हीं में से आप ले सकते हैं और जो फॉरेनर है वहां से ले सकते हैं। कम से कम बांग्लादेश के अवाम को, बांग्लादेश की सरकार को ये पता लगना चाहिए कि शाहरुख खान हिंदुस्तान के साथ है, शाहरुख खान हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के साथ खड़ा हुआ है। तो कम से कम लोगों में एक सहानुभूति आएगी। कल को इनकी कोई फिल्म होगी तो फिर लोग ऑब्जेक्शन करेंगे, फिर जाकर के सिनेमा हॉल पे तोड़फोड़ होगी, और जहां स्टेडियम में ये स्थिति पैदा हो जाए कि वहां पर बवाल खड़ा हो जाए, एक तो उधर बांग्लादेश के अंदर स्थिति खराब हो रही है और फिर यहां पर भी स्थिति खराब हो, तो मुझे लगता है शाहरुख खान का फैसला बहुत गलत है। पैसे के लिए इतना नहीं गिरना चाहिए, इतनी नीचता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ आप अपनी देश की आन बान शान को भी दांव पे लगा दिए। तो मैं इसका बहुत घोर विरोध करता हूं, और अगर हमें मौका मिलेगा तो हम जाकर के निश्चित तौर पर पिच खोद देंगे, इसमें कोई दो राय ठीक नहीं। है रावत साहब, आऊंगी, चर्चा लंबी चलेगी, आऊंगी मैं आपके पास। इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, बांग्लादेश में एक और हिंदू का यहाँ पर हत्या किया गया है। फैक्ट्री में तैनात हिंदू सिक्योरिटी गार्ड की मर्डर कर दी गई है। साथ काम करने वाले मजदूर ने ही गोली मारी है। पुलिस ने आरोपी नोमान को गिरफ्तार कर लिया है। पिछले 2 हफ्तों में ये तीसरी घटना सामने आई है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। लगातार इस बीच जो है इंसानियत को तार तार कर देने वाली वो तमाम खबरें बांग्लादेश से, एक बार फिर से एक और हिंदू शिकार हो चुका है। तो बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या की गई है। फैक्ट्री में तैनात हिंदू सिक्योरिटी गार्ड की मर्डर कर दी गई है। आपको बता दें कि साथ काम करने वाले मजदूर ने ही गोली मार दी है। पुलिस ने आरोपी नोमान को गिरफ्तार कर लिया है। पिछले 2 हफ्तों में ये तीसरी घटना है और अब तक ना जाने कई ऐसी खबरें सामने आ चुकी हैं। मन को विचलित करती हैं ऐसी खबरें, और एक बार फिर से वही तमाम तस्वीरें, वही तमाम यहाँ पर खबरें जो है कि बार बार हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। और ये खबर एक बार फिर से जहां फैक्ट्री में तैनात हिंदू सिक्योरिटी गार्ड की हत्या कर दी गई है। आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपी नोमान को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर अब कई तरह के सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं और मोहम्मद यूनुस सरकार पर भी सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर क्यों सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम वहां पर नहीं उठाए जा रहे हैं, क्यों बार बार हिंदू शिकार हो रहे हैं, क्यों बार बार सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, क्यों बार बार सिर्फ मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है। और पिछले 2 हफ्तों में ये तीसरी घटना जो है वो निकलकर सामने आई है और इसीलिए सवाल कई है। दूसरी तरफ मुस्तफिजुर रहमान को लेकर भी लगातार मामला जो है वो गर्माता जा रहा है। चलिए, तो हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। इसी बीच हमारे साथ अरविंद सिंह तेजावत, विदेश मामलों के जानकार भी जुड़ चुके हैं। अरविंद साहब, मैं आपके पास आऊंगी। सबसे पहले तो बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर आपका। लगातार हम देख रहे हैं कि एकाएक कर किस तरीके से वहां पर हालात सबसे ज्यादा बांग्लादेश में खराब हो रहे हैं और ऐसे में मुस्तफिजुर रहमान को KKR ने खरीदा है। कहीं ना कहीं बवाल है और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि अगर मुस्तफिजुर रहमान हिंदुस्तान के पिच पर खेलेंगे और जिस पिच पर खेलेंगे उस पिच को खोद दिया जाएगा। शाहरुख खान को भी धमकियां मिल रही है, रिएक्शन? जी, क्या कहा जाए तरन्नुम जी, जो हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे याद है जब मैं यूनिवर्सिटी में था और जब M.F. हुसैन साहब ने जब मां सरस्वती की प्रतिमा का वो अंकन किया था, वो पेंटिंग्स बनाई थी, तो बहुत सारे हिंदू संगठन और उनके खिलाफ हो गए थे। तो वहाँ एक प्रोफेसर साहब थे जो मुस्लिम थे, तो उनके पास जब लोग गए कि आप M.F. हुसैन साहब के साथ आइए, तो उन्होंने कहा कि देखिए, मैं उनके साथ बिल्कुल नहीं जाऊंगा, भले ही मैं मुस्लिम हूं। इसकी वजह यह है कि अगर आप दूसरों की चीजों में अगर आप हस्तक्षेप करोगे तो फिर आपको भी कोई राइट नहीं है कि आप अपनी चीजों को बचा पाए। तो बात केवल इतनी सी ही है कि अगर एक बहुत बड़ी आबादी, अगर उसके सेंटिमेंट्स अगर वो हर्ट्स हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उन चीजों से बढ़ना चाहिए, क्योंकि उससे समाज में विभाजन बढ़ता है, जहां तक मेरा ख्याल है।
और बाकी अगर कॉन्स्टिट्यूशनली या संवैधानिक तौर पे कहे तो उन्हें बिल्कुल आज़ादी है, पर अगर जन भावना का ख्याल रखें तो वो ठीक रहता है। और उसके साथ साथ एक बड़ा तबका जो है वो उसके अंदर ही अंदर, उस समाज के अंदर जो विभाजन है वो प्रक्रिया रुकती है, जहां तक मेरा ख्याल है तरन्नुम जी। ठीक है, यानी कि जो नाराजगी है वो साफ तौर पर देखी जा रही है। हिमांशु जी, मैं आपके पास ही आऊंगी, क्योंकि हम लगातार बदलती तस्वीरों को देख रहे हैं। मुस्तफिजुर रहमान को यहाँ पर मौका मिलना, एक स्टारडम यहाँ पर देना, कहीं ना कहीं इसकी यहाँ पर निंदा जो है वो साफ तौर पर की जा रही है। लेकिन क्या लगता है कि अब IPL फ्रेंचाइजीज को इस पर गौर करना चाहिए और आने वाले समय में शाहरुख खान के लिए भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, KKR के लिए भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं? जी तरन्नुम, देखिए बात आर्थिक या धार्मिक नहीं है, बात है अब राष्ट्रीय सुरक्षा की। जब हम देख रहे हैं कि लगातार हमारे यहाँ देश में भी इसको लेकर जनभावनाएं इस पर्टिकुलर डील के विरुद्ध हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम नेशनल सिक्योरिटी को भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। मैं आपको आंकड़े देती हूँ, देखिए जुलाई और सितंबर 2024 में 1045 जो हिंदू हैं उन पर हमले हुए थे इन बांग्लादेश। उसके अलावा अक्टूबर से दिसंबर के बीच में 965 हमले किए गए, जिसमें कि 8 तो लिंचिंग के मामले हैं। यानी कि कुल अभी तक जो पिछले 2 साल में 5000 से ज्यादा लोग बहुत सारी घटनाओं में प्रभावित हुए हैं इन बांग्लादेश, और जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पलायन भी हो रहा है हमारी तरफ। और जो अब इस समय अगर हम बांग्लादेश में भी माहौल देखें तो वहां पर जो इस समय सरकार है, जो केयरटेकर हैं, वो हिंदुओं को और माइनॉरिटीज को किसी भी तरह की सुरक्षा देने में नाकामयाब रहे हैं। और यहां तक कि जो अभी तारिक रहमान वापस आए हैं तो उन्होंने भी अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में इस जलते हुए बांग्लादेश पर कोई स्टेटमेंट इस तरह से नहीं दिया कि जो लोग मारे जा रहे हैं उनके लिए वो क्या कार्रवाई कर सकते हैं। ऑलरेडी जो बांग्लादेश के केयरटेकर गवर्नमेंट है वो तो शांत है, वो क्या कहती है कि वो हिंदू नहीं है, वो इस देश के बाशिंदे हैं। लेकिन क्या आपने उस देश के नागरिकों की सुरक्षा में कोई कार्रवाई की? क्या आपके पास UAPA जैसा कोई कानून है कि जो इस तरह से लिंचिंग कर रहे हैं उनको आप सजा दें या उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई करें? एक भीड़ तंत्र है जो इस देश को पूरी तरह से चला रहा है। तारिक रहमान आने के बाद कहते हैं कि देश में शरिया का कानून चलेगा। तो अगर शरिया का कानून चलेगा तो जो 8% वहां पर हिंदू हैं उनके हितों का क्या? उनके प्रति तो मानव अधिकार का हनन लगातार हो रहा है, और अगर मानव अधिकार का हनन हो रहा है तो वो कहां जाएंगे? देखिए बहुत से लोग जब डिबेट में आते हैं तो वो कहते हैं नहीं, सारी जिम्मेदारी भारत सरकार की, उसको कोई एक्शन लेना चाहिए। तो भारत सरकार से ज्यादा क्या हम आम जनमानस की कोई जिम्मेदारी नहीं है? जब इस तरह के आप व्यवसायिक संबंध उस देश के साथ करते हैं जहां हिंदुओं को मारा जा रहा है, जहां पर उनके खिलाफ इस तरह की बर्बर हिंसा हो रही है, तो क्या ये जो बिजनेस टाइकून्स हैं या जो बड़े बड़े जो संगठन हैं, क्या इनको नहीं सोचना चाहिए? इनकी नैतिक जिम्मेदारी है। तो मुझे लगता है कि अब जब उज्जैन के धार्मिक नेता भी देखिए इस पे बयान दे रहे हैं। उज्जैन से क्यों बयान आ रहा है मैं आपको बताती हूँ। उज्जैन में एक जासूस पकड़ा गया था जो 6 महीने तक वह साधु के भेष में मंदिर के बाहर बैठा रहा, महाकाल मंदिर के बाहर। उसने पूरा सिस्टम वहां का पढ़ा कि कहां पर क्या चीज है। उसके बाद वो बॉर्डर के इलाके में गया, वहां से उसको बाय ड्रोन राइसिन पास हुआ। वो राइसिन उसने अपने रुद्राक्ष में डाला, वो मंदिर तक लेकर आया। लेकिन उस समय सुरक्षा एजेंसियां क्योंकि मुस्तैद थी। ठीक है हिमांशु जी, इस पर चर्चा बहुत लंबी चलेगी, लेकिन इसी बीच जो है प्रशांता कुमार शील बांग्लादेश के पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत इस्तकबाल है आप सभी का। लेकिन ये चर्चा जो है आगे इसी तरीके से जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप सभी बने रहिएगा हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है, और एक बार फिर से इंसानियत को तार तार कर देने वाली वो तमाम तस्वीरें भी सामने आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब क्रिकेट को लेकर भी है कि मुस्तफिजुर रहमान को आखिर KKR ने क्यों खरीदा है। अब KKR शाहरुख खान को धमकियां दी जा रही है, कई सवाल जहन में है, चर्चा लगातार जारी है। लेकिन फिलहाल इस पर एक बहुत स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इसी तरह अपनी जान बचाई। बांग्लादेश में हिंदुओं से नफरत क्यों? कट्टरपंथियों ने हिंदू के घरों को जलाया। फिरोजपुर जिले के डुमरिया गांव में हमला हुआ।
पलाश कांति साहा के घर को घेरकर बाहर से ताला लगाया गया। 3 हिंदू परिवारों को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। 3 घरों के लोग बच गए, सामान जलकर पूरी तरह से राख हो गया। घटना के बाद पुलिस हरकत में आई। फिरोजपुर के पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मंजूर अहमद सिद्दीकी ने मौके का दौरा किया और पीड़ित परिवार को इंसाफ का भरोसा दिलाया। पुलिस ने अब तक 5 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। हालांकि जान तो बच गई, लेकिन सालों की मेहनत, घर, सामान सब कुछ राख हो गया। पीछे रह गया सिर्फ डर और आंखों में खौफ। साहा परिवार इस कदर दहशत में है। ये पहली घटना नहीं है। पिछले कुछ महीनों में बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हमलों की कई घटनाएं सामने आई हैं। कहीं मंदिर तोड़े गए, कहीं घर जलाए गए और कहीं जान तक ले ली गई। हर बार एक ही सवाल, क्या अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं? ढाका, हिंदू महिलाओं से बदतमीजी की गई। दरअसल ये घटना ऐसे वक्त में हुई है जब कुछ दिन पहले ही हिंदू युवक दीपू चंद्र दास और अमृत मंडल की पीट कर हत्या कर दी गई। यानी ये कोई एक घटना नहीं, बल्कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ लगातार जारी हिंसा की एक और कड़ी है। सवाल वही है, क्या बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित हैं? कब रुकेगा अल्पसंख्यकों पर ये जुल्म और कब दोषियों को सख्त सजा मिलेगी? आधी रात को जिंदा जलाने की साजिश सिर्फ घर नहीं, पूरी इंसानियत को जला गई। तो लगातार सवाल ये उठ रहा है, आखिर बार बार बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार क्यों हो रहा है? हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए। प्रशांता साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी। बांग्लादेश में जो हालात है वो किसी से छुपे नहीं हैं। सबसे पहले तो इस पर आप रिएक्शन दीजिएगा और जमीनी स्तर पर क्या कुछ हकीकत है वो भी बताइएगा। ये आप देखता हो प्लस 1 ईयर को सेवरल मॉब अटैक के अंदर में होता हो, मॉब लिंचिंग होता हो, मॉब अटैक होता हो, एंड टारगेट जो होता हो ये स्पेसिफाइड ग्रुप का ही ये एंड सनातनी हिंदू संगठन एंड सनातनी अंदर जो होता है, तो ये के लिए क्या टारगेट होता हो सिस्टमेटिक है, ये क्या पर्टिकुलर डिजाइन का टारगेट होता हो। तो भैया ये क्या टारगेट होता हो, ये क्या सनातनी के लिए क्या टारगेट होता हो? आप तो जानता हो इधर में बोलता हो, उसका नैरेटिव बोलता हो, पॉलिटिक्स नैरेटिव बोलता हो, आप तो हिंदू है तो आप तो आमली का दूसर है, आप तो हिंदू है, आप तो शेख हसीना का पार्टी लोग है। तो ये तो भैया पॉलिटिकल डायमेंशन सेट कर गया। तो आप तो अटैक का ये तो प्रूफ है, ये तो वैलिड है, नो प्रॉब्लम है आपको अटैक की। तो आप देखता हो सेवरल ये तो विस्तार का लिए तो कंसर्न होता है। तो दीपू चंद्र दास का घटना क्या होता, ये तो प्रकाश दिवालों में मॉब लिंचिंग करता हो, मारता हो एंड फायरिंग करता हो। तो ये तो भैया जाति संघ में, मानवाधिकार संगठन में तो निंदा करता है। बट सिनारियो अंदर होता हो बांग्लादेश के इंडिया के रिलेशन, आप तो जानता हो ये तो वेरी स्वीट। प्रशांता साहब, आप निंदा जरूर करते हैं, लेकिन वहाँ पे मोहम्मद यूनुस की सरकार इस पर कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाती है? ये आप तो जानता हो द पॉलिटिकल डायमेंशन एंड पॉलिटिकल पार्टी को सम नैरेटिव आता हो एंड विदेश के लिए विदेश के चाप आता हो, स्पेशली द फॉरेन सम एजेंडा ग्रुप इधर में एक्टिव है। आप तो देखता हो इधर में क्या रिलेशन फ्रॉम यूएसए का रिलेशन हो, चाइना का रिलेशन हो, पाकिस्तान का रिलेशन हो एंड अफगानिस्तान का रिलेशन हो। तो ये तो हॉटस्पॉट रिलेशन हो एंड जनता टारगेट ये एक्चुअली टारगेट है माइनॉरिटी का अटैक होता हो। सो माइनॉरिटी का अटैक के लिए और प्रशासन और मीडिया का नैरेटिव देता हो ये तो माइनॉरिटी के अटैक नहीं है, ये तो बोलता है ये तो पॉलिटिकल अटैक है। तो वेरी फनी टू इट अंदर है। एंड अनदर आप तो जानता है अंदर में फ्रॉम आप तो बोलता है ये तो भैया माइनॉरिटी का नहीं आक्रमण है, संप्रदाय के ना आक्रमण है, ये आक्रमण है, नॉर्मल आक्रमण है। बट द इनर इक्वेशन होता है, आप तो अटैक करने के लिए मॉब ग्रुप का, मॉब लिंचिंग का, ये तो बोलता है लड़के लंगे जिहादी स्लोगन देता है, नारायण तकबीर का स्लोगन देता है। तो ये तो क्रिस्टल क्लियर है ये अटैक पॉलिटिकल नहीं, ये अटैक साधारण का नहीं, ये अटैक कम्युनल अटैक है। तो ये तो प्रूव है। आप तो बोलता है ये तो नहीं होता है,
एंड आईपीएल के आप तो बोलता है फ्रॉम बांग्लादेश का इंडिया रिलेशन जो है, ये आप जानता है बांग्ला इंडिया में आपका प्रतिवेशी देश के लिए लैंड दिए, ये तो हिस्ट्री का नहीं कि बांग्लादेश में 3 बीघा कॉरिडोर के इंडिया के लैंड देता है फ्रॉम बांग्लादेश में, तो ये तो हिस्टोरिक रिलेशन है बांग्लादेश के इंडिया लिए। बट आप देखता है फ्रॉम आईपीएल के लिए जो बोलता है मुस्ताफिजुर रहमान में शाहरुख खान का टीम के, जब पब्लिक पाल से इधर रहता है, पब्लिक में इधर आप तो देखता है फ्रॉम इंडिया के लिए बांग्लादेश के लिए ये तो वेरी हॉस्टाइल सिचुएशन है। सम पीपल बोलता है ये तो युद्ध का मूवमेंट है। आप तो खुशी है, आपका इनर आउटर ग्रुप खुशी है। ये ठीक है प्रशांत साहब, आऊंगी मैं इस बीच। इसी बीच हमारे साथ एडवोकेट शोएब सिद्दीकी साहब जुड़ चुके हैं, इस्लामिक स्कॉलर है। बहुत इस्तकबाल है शोएब साहब आपका। शोएब साहब, मुस्तफिजुर रहमान को बॉयकॉट करने की मांग यहाँ पर की जा रही है, आईपीएल में धमकियां दी जा रही हैं। सबसे पहले तो इस पर आपका एक रिएक्शन। शोएब साहब, मेरी आवाज पहुंच रही है? शोएब साहब, अपना ऑडियो अनम्यूट करिएगा। शोएब साहब, मेरी आवाज पहुंच रही है? ऑडियो अनम्यूट करिए। चलिए ठीक है। इस बीच जो है मैं प्रदीप साहब आपके पास ही आऊंगी। क्या लग रहा है अब आने वाले समय में क्या कुछ रहने वाला है, और आईपीएल के फ्रेंचाइजीज की तरफ से कोई ठोस कदम उठाया जाएगा? देखिए, जैसा अभी रावत साहब ने कहा था, रावत साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि जहां भी मैचेस होंगे और मुस्तफिजुर रहमान खेल रहे होंगे, हम वहां की पिचें खोद देंगे। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, और यही जनता के शायद सेंटिमेंट्स भी हैं, और फिर ये लॉ एंड ऑर्डर की एक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। तो हमें उससे बचना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूँ एज ए क्रिकेटर, जितना मेरा ज्ञान है, कि हम मुस्तफिजुर रहमान जैसे बहुत सारे खिलाड़ी वो हमारे देश में ही हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में तो बहुत और भीड़ मिल जाएगी आपको, लेकिन मुस्तफिजुर रहमान में ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसके लिए हम अपने देश में तनाव पैदा करें। हमारे देश में के लोगों में इस तरह की भावना है कि हम ऐसे लोगों को साथ दे रहे हैं जो हमारे खिलाफ है, हमारी कौम के खिलाफ है। और ये बिल्कुल सीधी सीधी कम्युनल एक फीलिंग उस देश में आ रही है। हालांकि उसके हम सिर्फ क्रिकेट पहलू को छूना चाहेंगे। क्रिकेट पहलू के हिसाब से ये बिल्कुल गलत है। हमें उस देश, जैसे हमने पाकिस्तान के खिलाड़ियों को लेना बंद कर दिया आईपीएल में, हम क्यों नहीं बांग्लादेश के खिलाड़ियों को भी बंद कर सकते, जो देश लगातार हमारे खिलाफ काम कर रहा है, जिसकी भावनाएं हमारे खिलाफ है, और बल्कि नृशंस है, इसमें कोई डाउट भी नहीं होना चाहिए कि ब्रूटल बांग्लादेश से हमारी दोस्ती अच्छी है, पाकिस्तान से तो खैर नहीं, बांग्लादेश से तो दोस्ती अच्छी है। लेकिन जो दोस्ती है वो हमारी उस स्तर पे, अब देखिए बहुत खतरे में है दोस्ती। मैं कोई जानकार नहीं हूँ इस क्षेत्र का, लेकिन मुझे जो लगता है कि जो तनाव चल रहे हैं दोनों देशों में, जब तक ये स्थिति है और तनाव में ही रहेगी, तो लेकिन हम क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जैसा कि आपने कहा कि ये दोनों देशों में दोस्ती है, तो सरकार लेवल पे काम नहीं हो सकता। इसीलिए नहीं हो सकता, सरकार नहीं रोक सकती, क्योंकि हमारे देश के उनके साथ अभी दुश्मनी वाली स्थिति नहीं है। लेकिन ये काम फ्रेंचाइजी तो कर सकती है, बीसीसीआई तो कर सकती है, और हम उसी से डिमांड कर रहे हैं कि बीसीसीआई को आगे आना चाहिए। मैंने पहले इनिशियल स्टेटमेंट में ये बात कही थी कि बीसीसीआई को आना चाहिए और फ्रेंचाइजी को आना चाहिए। उनको ये दिखाना चाहिए कि इस मुसीबत की घड़ी में, उस परेशानी की घड़ी में, या एकता की घड़ी में हम देश के सेंटिमेंट्स के साथ खड़े हुए हैं। ये काम फ्रेंचाइजी और बीसीसीआई का है, और उन्हें ही आगे आना चाहिए। शोएब साहब जी, शोएब साहब मैं आपके पास ही आऊंगी। उम्मीद है कि मेरी आवाज मिल रही होगी। शोएब साहब, मेरी आवाज आ रही है? प्रॉब्लम है, आपकी आवाज कनेक्ट नहीं हो पा रही है। जी, आपकी आवाज आ रही है, क्या आप मेरे को सुन पा रहे हैं? आवाज सही करा दी, आवाज कनेक्ट नहीं हो पा रही। ठीक है, इसको दुरुस्त करवाते हैं। हिमांशु जी, मैं आपके पास, अरविंद जी आऊंगी। हिमांशु जी, मैं आपके पास, अरविंद जी मैं आपके पास ही आऊंगी। इस बीच जो हम देख रहे हैं, हालात जो है वो खराब हो रहे हैं, और ऐसे में हिंदुस्तान में भी इस तरह की बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। कि आपको नहीं लगता कि इस तरह के बयान से हिंदुस्तान के माहौल पर भी असर पड़ सकता है, हिंदुस्तान के भाईचारे पर भी असर पड़ सकता है? बिल्कुल तरंजुम जी, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रही है। मैं ये बात कहना चाहूंगा कि शाहरुख खान साहब, जो कि
मूलतः एक्टर थे और बदसूरत, और जब वो हैंडसम नहीं रहे, काफी बदसूरत लगने लगे, तो वो एक बिजनेसमैन बन गए। तो उसके बाद में ये कहना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, वो यहाँ के मुस्लिमों के लिए भी एक खतरा पैदा कर रहे हैं। मैंने जैसे पहले ही बताया कि एक विभाजन की स्थिति पैदा हो रही है, पर रावत साहब वाला कोई हल थोड़ी है कि हम पीछे खोद देंगे। अभी प्रदीप साहब ने बोला कि इससे आप अपने देश में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब करेंगे और ये बताएंगे, ये संदेश देंगे कि देखिए हम बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं है, हम भी आपके जैसे ही हैं। तो कुछ तो फर्क होना चाहिए ना, जो कम्युनल लोग हैं और एक जो सभ्य समाज है उसमें फर्क होना चाहिए। पर हाँ, ये पूरी तरीके से जो बिजनेसमैन एक जो करता है वो कर रहे हैं, और उसके बाद में उसका जो असर है यहाँ के मुस्लिमों पे भी पड़ रहा है और बांग्लादेश के हिंदुओं पे भी पड़ रहा है। अगर यहाँ कोई इस तरीके की कोई चीज होती है तो वहाँ के हिंदुओं पे असर पड़ता है। भारत सरकार फिलहाल कुछ नहीं करने वाली है इस बारे में। इसका कारण यह कि भारत सरकार को बांग्लादेश से संबंध खराब नहीं करना है। वो अभी चाहता है कि बांग्लादेश स्टेबल हो जाए और खासकर जो विदेशी ताकतें हैं वो अपना अड्डा न जमा लें। और वो विदेशी ताकतें भी सीधा सीधा खुल के नहीं आ रही है, वो भी पाकिस्तान के माध्यम से वहाँ अपना सब कुछ खेल खेल रही है। तो मैच्योरिटी की जरूरत है। हाँ, इसका अगर विभाजन पैदा होता है तो इसका एक फायदा जो करंट रूलिंग पार्टी है उसको जरूर हो सकता है। तो हमें उनका टूल नहीं बनना चाहिए, चाहे कोई सी भी पॉलिटिकल पार्टी हो। हमें देश के विकास की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आंतरिक विभाजन से देश का डेवलपमेंट कम हो जाएगा। ये लगभग तय बातें हैं। हम शांत रहे, ठीक रहे, यहाँ वो कम्युनलिज्म इतना पांव नहीं पसार पाया, इसीलिए हम इतनी बड़ी ताकत बन पाए हैं। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान का आप तो देख ही रहे हैं। अगर पाकिस्तान बनना है, अफगानिस्तान बनना है तो फिर आपकी मर्जी है, फिर पीछे खोदिए, जो करना चाहें वो करें। रावत साहब खुद जाएंगे तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। जी तरन्नुम साहब। रावत जी जवाब दीजिएगा। नहीं, मैं जवाब देता हूँ अरविंद जी। मैं खुद जाऊंगा और कूदूंगा। अगर आपके जैसे डिबेटर रहे तो मुझे लगता है हिंदुस्तान एकदम नपुंसक बन जाएगा। हमें इजराइल से सीखने की जरूरत होगी। और आपको पता है कि इस समय बांग्लादेश पाकिस्तान से वहां से खिलवाड़ हो रही है। वहां आईएसआई ने पैर जमा दिए हैं, वहां इस्लामिक जिहाद बढ़ रहा है हिंदुओं की रक्षा के लिए। और एक अगर यहाँ का एक्टर उनके खिलाड़ियों को यहाँ बुलाता है और यहाँ की आवाम चुप बैठती है तो मुझे लगता है सबसे बड़ी लानत होगी। हिंदुस्तान की आवाम अगर इनको 4 जूते मारेगी तो वो शायद सुधर सकते हैं। उनको भी पता चलेगा कि यहाँ भी अत्याचार शुरू हो गए हैं। तो टिट फॉर टैट। इजराइल सभ्य है, आपने कहा कि हमें भी सभ्यता से रहना चाहिए। इजराइल सभ्य है ना, वो किस तरीके से वहां ट्रीट करता है लोगों को। अमेरिका सभ्य है ना, वो भी रावत जी वही तो अरविंद जी पूछ रहे हैं कि वहां के लोगों पे और हमारे हम में क्या फर्क रह जाएगा। जी अरविंद जी जवाब दीजिएगा। क्या हमें मैं जवाब दे देता हूं। एक पड़ेगा, दूसरा गाल हम कर दें क्या रावत साहब? ये स्थिति पैदा कर दें क्या अरविंद जी? रावत साहब निवेदन है, सुन लीजिए। इसके लिए अरविंद जी सुनिए, अरविंद जी सुन लीजिए। हाँ सुनिए अरविंद जी। हाँ सुनिए, देखिए बात ऐसी है कि इजराइल ने आपको जितना नुकसान पहुंचाया है स्ट्रेटेजिकली उतना किसी ने नहीं पहुंचाया। क्योंकि इजराइल ने खाली टेक्नोलॉजी के हस्तांतरण के नाम पर आपके जो असीम संभावनाएं थी गल्फ में उसको बहुत सीमित किया है। बहुत बड़े कामगार वहाँ गल्फ कंट्रीज में काम कर रहे हैं। और अभी आपने पाकिस्तान के साथ सऊदी अरेबिया की ट्रीटी को देखा। ईरान भी सशंकित है। और उस पूरी तरीके से अमेरिका जिसकी आप बात कर रहे हैं, भारतीय हितों को पूरी तरीके से अमेरिका ने बहुत ही नुकसान पहुंचाया। सबसे पहले इराक से हम तेल खरीदते थे, इराक को उन्होंने बर्बाद कर दिया, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी खतरे में पड़ गई। ईरान से हमारे संबंध उन्होंने खराब किए, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी खतरे में पड़ गई। उसके बाद में रशिया को लेकर अमेरिका भी शांत नहीं है। क्या हासिल हो रहा है आपको इजराइल और अमेरिका और उसकी प्रशंसा करने से? कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है रावत साहब। देश को देखिए, आप सुन लीजिए ना रावत साहब, गलत कहाँ कह रहा हूँ मैं, गलत नहीं कह रहा हूँ ना रावत साहब, सुन लीजिए रावत साहब, सुन लीजिए रावत साहब, रावत साहब बोलने से कोई फायदा नहीं होता है। आप सुनिए, आप गलत बोलेंगे तो बोलना पड़ेगा ना। नहीं गलत आऊंगी, जवाब दीजिएगा रावत साहब, जवाब दीजिएगा। मेरी पूरी बात सुन लीजिए। पड़ेगा ना हिंदुस्तान को। फिर रावत साहब अधूरी बात फिर तो मतलब नहीं है ना, फिर तो ये लगेगा कि आपके तर्कों में ही दम नहीं है। अगर आप अधूरी बात सुन के बोलेंगे तो लगेगा कि आपके तर्क मजबूत नहीं है, इसलिए आप तेज बोल के तर्कों को खत्म करना चाहते हैं। रावत साहब देखिए, ठीक नहीं है, आपके तर्क खराब है, मेरे तर्क ठीक है। मैं अपने देश नहीं, ये कोई ऐसे थोड़ी होता है रावत साहब। देखिए बात होती है, एक एक करके रावत साहब
रावत साहब जी जवाब दीजिएगा। हाँ कुतर्कों का क्या जवाब होता है हिंदू चलने लग रहे हैं और आप बोल रहे कि नहीं ठीक है अभी हमें नहीं रावत साहब मैं आपके पास ही आ रही हूँ ना, आप जवाब दीजिए। आप सुन ही नहीं रहे तो मैं क्या कहूंगा, आप ये सुनने क्या की तरीका तैयार होगा? नहीं है तो आप जवाब क्या हिंदू देंगे? जलाए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं और आप सॉफ्ट लेकर के बैठे हैं। कमाल की तो बात। आप कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर हिंदू मारे जा रहे हैं तो आपका व्यक्तिगत कोई योगदान नहीं है उनको बचाने में, पहली बात तो ये सुन लीजिए। अब मेरी बात सुनिए। मैंने वोट दिया सरकार के लिए, सरकार नहीं आप बिल्कुल पेच खोदने नहीं जाएंगे, खाली मीडिया पे बोल रहे हैं, मुझे पता है आप क्या करेंगे, पर मेरी बात तो सुन लीजिए रावत साहब। हिंदीवादी बात को मैं सुनने के लिए थोड़ी ही तैयार नहीं, आप इस्तेमाल करेंगे, किसी और को भेजेंगे कि जाइए पेच खोदिए और पुलिस में चले जाइए। खोदेंगे हम खोदेंगे, बुलाओ आप। ठीक है नहीं तो आप रावत साहब सुन तो लीजिए। बाला साहब ठाकरे गए थे पिच खोदने। ठीक है अरविंद जी आप ही शांत हो जाइए, आप ही शांत हो जाइए। रावत जी बोल लीजिए। एक तरफ वहां पर हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है और आप इतनी सॉफ्ट बातें करते हो हमेशा। तो क्या कर रहे हैं आप? नहीं कर रहे ना कुछ भी। अत्याचार हो रहे तो आपने क्या कर लिया? क्या कर रहे हो आप उल्टा उनके लिए खतरा पैदा कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ आप कुछ करेंगे तो वहाँ बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए और ज्यादा खराब हालत पैदा हो रही है। आप बचा नहीं जा पा रहे वहाँ पे। देखिए हिंदुओं का बुरा मत करिए रावत साहब, हिंदुओं का बहुत बुरा होता है, आप मत करिए। मिसाइल मारी ना पाकिस्तान में सीधा हुआ कि नहीं हुआ? अरे नहीं होता है ऐसा रावत साहब। नहीं मिसाइल मारी तो सीधा हुआ कि नहीं हुआ? बीच में अमेरिका आया ना, हाथ जोड़े ना कि समझौता कर लो, अभी मारो 4 मिसाइल सीधा हो जाएगा। क्या बात रावत साहब ऐसे सीधे नहीं होता है, आप जैसे सीधा करना चाहते हैं वैसे देश सीधे नहीं होता है। ठीक है हिमांशु जी मैं आपके पास आऊंगी। ठीक है हिमांशु जी मैं आपके पास ही आऊंगी। क्या लग रहा है हिंदुस्तान के खिलाफ एक साजिश रची जा रही है? देखिए इन चीजों को हमें एक बड़े परिप्रेक्ष्य में समझना होगा, इतना आसान नहीं है इन चीजों को समझना। अगर हम बाकी देशों का भी उदाहरण लें तो 1930 में जो यहूदी हैं उनको चिन्हित किया गया था बहुत सारे देशों में इंक्लूडिंग जर्मनी, और उनका सेग्रीगेशन करके उनको खत्म किया गया था। अगर हम अफगानिस्तान का एग्जाम्पल लें तो वहां पे एक हजारा कम्युनिटी होती थी, आप पूछिए कहाँ है, हमें नहीं पता है। पाकिस्तान में अहमदियों को इस तरह से खत्म किया गया था जैसा बांग्लादेश में इस समय हिंदुओं के खिलाफ हिंसा चल रही है, बहुत बर्बर हिंसा है और हितधारक है। वेरी ट्रू। अब हम आपको बताएं तो सन 1971 में 1 करोड़ शरणार्थियों को भारत में अपने यहां पर आश्रय दिया था। उसके बाद $8 अरब तक का लाइन ऑफ क्रेडिट भारत आज तक बांग्लादेश को दे चुका है। हमारा जो योगदान है उनके विकास में, उनके आर्थिक सहयोग में और हर तरीके से हमने उनकी सरकारों के साथ कभी हस्तक्षेप नहीं किया, और यही रीजन है कि वहां पर कट्टरवादी ताकतें आज पनप रही हैं और जिस तरीके से पनप रही हैं वो हमारे लिए अब चिंताजनक है। भारत ने कहां सहयोग किया? उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में, उनको पोर्ट्स में हेल्प किया, उनको हम यान देते थे जिनसे यहाँ की इंडस्ट्री चलती थी। उनके जो फरक्का डैम है वहां से हम उनको पानी देते हैं जो इनके यहाँ जाके पद्मा रिवर बन जाती है। तो भारत तो एक अच्छा पड़ोसी होने का अपना जो राष्ट्र धर्म है वो निभा रहा था, लेकिन बांग्लादेश में जो इस समय हिंसा हो रही है, और देखिए पिछले 20 वर्षों में बहुत ज्यादा बढ़ी है। जो हम बात कर रहे हैं कि बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं खराब हैं, वो एक अलग चीज हो गई, लेकिन हमें जो निरंतर देखने को मिल रहा है कि बांग्लादेश जैसा छोटा देश आज हमें आंखें क्यों दिखा रहा है? हमारे बड़प्पन की वजह से। वो हमारे बीएसएफ के जवानों को उठा के ले जाते हैं क्योंकि हम बड़ा दिल रखते हैं। दरिया दिली का देखिए, वहीं तक आप दरिया दिली दिखाइए जहां तक आपके हित कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहे हैं, लेकिन जब बात राष्ट्रीय सुरक्षा की होती है आपके हित कॉम्प्रोमाइज होते हैं। जैसा मैं पहले आपको बता रही थी कि उज्जैन में इन्होंने टेररिस्ट अटैक करने की कोशिश की थी, जो मेरी बात उस समय अधूरी रह गई थी कि वो टेररिस्ट वहां अपने रुद्राक्ष में छुपाकर ले गया था रेजिन को, और उसकी कोशिश थी कि वो वहां के महाप्रसाद में मिलाया जाए। तो जब इस तरह की नीच हरकतों पर एक पड़ोसी देश की तरफ से कुछ लोग शामिल हो जाते हैं, और उस देश की एक सरकार है, एक चुनी हुई सरकार है या केयर सरकार है, वो हमारे हितों को कॉम्प्रोमाइज होते हुए देख रही है और कोई वहां पर कार्रवाई नहीं कर रही है, तो निश्चय ही हमारे लिए चिंताजनक है। और जिस तरह से हम इनको आर्थिक सहयोग दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? पैसा तो टैक्स पेयर्स का है ना। अल्टीमेटली सरकार इज ऑल्सो आंसरेबल, क्योंकि हम वो पैसा सरकार को देते हैं और सरकार उसी पैसे के दम पर बाकी सहायता दूसरे देशों को पहुंचाती है। तो इस समय अगर हम सरकार को कटघरे में ना भी खड़ा करें, एक आम नागरिक होने के नाते क्या हमारा दायित्व नहीं है
कि जो पैसा KKR 9.2 करोड़ मुस्तफिजुर रहमान को देना चाह रहा है उसको हम क्वेश्चन करें, क्योंकि हमारे आप आत्मसम्मान को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किस बर्बरता से एक भीड़ पीट पीट के हिंदू को मार देती है और पेड़ पे टांग देती है। कुछ लोग कहते हैं कि वो मरा नहीं था, कुछ कहते थे कि वो मर गया था। उसके बेदम शरीर के साथ में जो हिंसा की गई, एक हिंदू सनातन धर्म में एक चीज होती है आपका अंतिम संस्कार, यानी कि आपके मरने के बाद आपकी बॉडी को जो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए वो रिस्पेक्ट उनको डिनाई किया गया। और ना सिर्फ उनको, न जाने कितने हिंदुओं को। हमारी बहनें वहां पर अपने प्रतीक नहीं लगा सकती है, बिंदी चूड़ी सिंदूर नहीं लगा सकती है, किसके खौफ से कि वहां पर कट्टरवादी मुसलमान बैठे हुए हैं। तो मुझे लगता है उस हिंसा को रोकने की बहुत जरूरत है। हमारे यहां से जिस तरह का दबाव सरकार बना सकती है, चाहे उनका पैसा रोके, चाहे बॉर्डर क्लोज करे, चाहे उनके शिपमेंट्स का, जैसे भी सरकार ने कहा है कि अब कोई भी सामान जो है बॉर्डर पार करके भारत में नहीं आएगा, अब जो भी सामान आएगा वो समुद्र के रास्ते आएगा ताकि वो सामान महंगा हो। लेकिन फिर भी सरकार ने उनके साथ में बिल्कुल, यानी कि अब आने वाले समय में लगाई ठोस है। कदम उठाना बेहद ज्यादा जरूरी है। शोएब साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शोएब साहब, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी हाँ, पहुंच रही है। शोएब साहब, मुस्तफिजुर रहमान जो कि IPL में KKR ने जी। उनको खरीदा है और अब उसको जी। लेकर काफी शोर शराबा हो रहा है। साफ तौर पर हिंदू संगठन का कहना है कि अगर मुस्तफिजुर रहमान हिंदुस्तान में खेलते हैं और KKR की तरफ से अगर खेलते हैं तो जिस पिच पर खेलेंगे उस पिच को उखाड़ के रख देंगे। देखिए तरन्नुम जी, ऐसा है, इस तरह की मैं समझता हूँ सस्ती शोहरत पाने के लिए इस तरह सियासत की जाती है। आप ये बताइए कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे जुल्म हो रहा है उस पे हर मुसलमान को तकलीफ है, मुझे भी तकलीफ है, मैंने कई डिबेट भी इस पर दी थी। आप बताइए, वहाँ की शेख हसीना को मुल्क के वजीर आजम ने यहाँ शरण दे रखी है, सबने लब्बैक कहा, एक हिंदू ने बगावत नहीं की। आप बताइए, अगर वो मुजफ्फर रहमान जो है KKR से खेल रहे हैं तो उसमें खता उनकी क्या है? आप बताइए, हिंदुस्तान में नवाब पटौदी थे उस वक्त जो सबसे कम उम्र में क्रिकेट टीम के टेस्ट कप्तान बने थे, और उनके पास इतना मामला था कि वो अपने पैसों से टीम को दूसरे मुल्क ले जाते थे अपने खर्चे पर। तो आप किस किस को निकालेंगे? तो इस तरह की बात मैं समझता हूँ बेहतर नहीं है। आप बताइए, मोहम्मद अजहरुद्दीन को ले लिए, उन्होंने जब कप्तान बने उन्होंने पूरी तारीख लिख दी हिंदुस्तान की, 3 वर्ल्ड कप की कप्तानी की अजहरुद्दीन ने। तो मैं समझता हूं कि ये सस्ती शोहरत पाने की बात है। अगर KKR है, शाहरुख खान की फिल्म पे आपने हंगामा किया था, पठान फिल्म पे, उसके बाद जब हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी ने उस पर कहा, अपनी पार्टी से नेताओं से कहा कि आप काम पे ध्यान दें, फिल्मों पे ध्यान ना दें, वो पठान सुपरहिट साबित हुई। आप देखिए, आज फिल्म चल रही धुरंधर, पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया, सब हिंदू भाई मुसलमान भाई देख रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि बांग्लादेश पे जरूर अटैक करें। मैं मुल्क के वजीर आजम से गुजारिश हमेशा मैंने करी, लेकिन इस तरह की बातें आज आप शोएब सिद्दीकी को कहेंगे कि आप हिंदुस्तान से निकाल दिए, फिर आप कहेंगे अब्दुल कलाम साहब का नाम हटा दिए। जी, हिंदुस्तान के लोगों के सेंटीमेंट से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी आग यहाँ पर भी है। बिल्कुल है, होनी चाहिए, मैं आपके साथ हूं। मैंने कहा शेख हसीना जी को, लेकिन आपके हिसाब से मुस्तफिजुर रहमान वज़ीर-ए-आज़म को मैच खेलना चाहिए, IPL के लिए खेलना, IPL में खेलना चाहिए, KKR के लिए खेलना चाहिए। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल खेलना चाहिए तरन्नुम जी। और जब तक मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी कोई बयान नहीं देंगे, मैं इस बयान को नहीं मानूंगा। आप किस किस को, वो मुल्क का नाम रोशन कर रहा है, आज KKR में खेल रहा है, कल इंडिया टीम में खेलेगा। आपने इसी सियासत में मोहम्मद शमी को किनारे कर दिया। रावत जी जवाब दीजिएगा, रावत जी जवाब दीजिएगा। सुनिए, उसके बाद क्या हुआ कि आपके ही बड़े बड़े खिलाड़ियों ने बगावत की। साहब ये बताइए, आपको कुछ फॉरेन पॉलिसीज के बारे में पता भी है या बोलने से मतलब होता है? आपने कहा कि यहाँ पर आपने उनको शरण दे रखी है। शरण तो हमने तिब्बत के राष्ट्रपति को भी दे रखी है, उनको भी दे रखी है, और चीन से हमने दुश्मनी रखी इस बात के लिए। आपको पता है कि भारत एक बड़ा देश होने के नाते अगर कोई शरण मांगता है तो उसको देने का अधिकार है। एक नेशनल ट्रीटीज होती हैं ये, इसलिए उस बात को यहाँ मत जोड़िए। और आप कह रहे हैं कि अगर वो यहाँ पर खेल रहा है तो क्या दिक्कत है? क्यों नहीं है दिक्कत? एक तरफ वो हिंदुओं का वहां कत्लेआम कर रहे हैं और उस खिलाड़ी को शाहरुख खान यहाँ अगर बुला करके खिलाता है और हिंदुस्तान का पैसा देता है, इससे ज्यादा शर्म की क्या बात हो सकती है? हिंदुस्तान में और अच्छे खिलाड़ी नहीं है क्या?
अच्छे अच्छे खिलाड़ी बैठे हुए, उनको पैसा दे, उनको खिलाए। क्यों बांग्लादेशियों को प्रोत्साहन करने की जरूरत है? आप क्यों सपोर्ट कर रहे हैं उसको? एक तरफ कहते हो कि मुझे दर्द है कि हिंदुओं के साथ वहां पर अत्याचार हो रहा है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि उसकी पठान हिट हो गई, उसका तो वो अगर वो खिला लेगा तो क्या फर्क पड़ेगा? अरे कम से कम आप ये ठीक है रावत साहब, आऊंगी आपके पास। इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर यह बहुत बड़ा खतरा सामने आया है। हिंदू और बौद्ध समुदाय के 2 लाख लोगों पर खतरा मंडरा रहा है। बांग्लादेश के चिटगांव से मिला साजिश से जुड़ा बैनर में हिंदू बौद्ध समुदाय को खत्म करने का प्लान तैयार किया गया है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर अब देखने वाली बात कि क्या कुछ रहने वाला है, लेकिन बांग्लादेश के चटगांव से साजिश से जुड़ा ये पूरा मामला खुलकर सामने आ चुका है। आप समझिए कि वहां पर किस तरीके से सिचुएशन क्रिएट किया जा रहा है। तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर बहुत बड़ा खतरा है और हिंदू और बौद्ध समुदाय के 2 लाख लोगों पर यह खतरा मंडरा रहा है। बांग्लादेश के चटगांव से साजिश से जुड़ा बैनर भी मिला है और बैनर में हिंदू बौद्ध समुदाय को खत्म करने का प्लान तैयार किया गया है। तो चर्चा लगातार जारी है। वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप सभी बने रहिएगा।